मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी यार। मतलब ख़राब क्या हुई थी, हवा निकला हुआ था तो पंचर ठीक करा था तो और लेट होता, तो हवा भरवा के भाग गए। आप लोग पे फाइन लग रहा है ना अच्छा खासा? हाँ लग रहा है, सुबह सोने वालों पे लग रहा है, तो ध्यान से रखना। कुछ लोग लाइब्रेरी में सो रहे हो। और अभी मैं देख रहा था कि नोटिस बोर्ड पे भी किसी ने कुछ लिखा हुआ था तो उसको मिटा दिया है, जादूगरी किया है। तो आपके बैच का कोई है तो रेडी रहना, हम कैमरे में देख रहे हैं। और ठीक ठाक फाइन है उस पर 5,000 का। तो अभी भी टाइम है, जाके बोल दो कि मैंने किया है, 500 में निपट जाओगे। नहीं तो कैमरे में देखना शुरू कर दे, अभी मैं फ़ोन किया ही हूँ। हाँ मान लो नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा है तो आप जादूगरी कर रहे हो, 100 को 10 रुपये कर दिए, फाइन कटेगा को पटेगा कर दिए। हाँ तो अभी, हाँ हाँ तो वो भी मैंने बोला कि चेक करो। लास्ट क्लास में हमने लिखा है क्या कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी। तो पहला पॉइंट कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जब किसी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद और सोशलिस्ट, समाजवाद दोनों हों, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यदि हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ में आए तो मिक्स समझ में आएगा। तो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जब किसी इकोनॉमी में सारा का सारा काम प्राइवेट लोग करने लगे, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट एयरलाइंस, यदि ऐसा है तो एक ऐसा है मिक्स्ड, ऐसे सॉरी किसका, कैपिटलिस्ट का। जी, यदि ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट के पास है तो इसको क्या कहेंगे, सोशलिस्ट। आप देखें भारत में दोनों हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हैं, गवर्नमेंट एयरलाइंस भी हैं। तो इसका मतलब भारत के पास मिक्स्ड है, मिश्रित है। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट संस्थाएं किस लिए काम करती हैं बच्चों? तो वो काम करती हैं प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। प्रॉफिट निगेटिव सेंस नहीं है, प्रॉफिट पॉजिटिव सेंस है। बशर्ते कि प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल। आपका प्रॉफिट क्या है कि आप पढ़ के ऑफिसर बन जाए, मेरा प्रॉफिट क्या है मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या होता है, सोशल वेलफेयर या सबको लेकर के साथ चलना होता है। सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होता है बच्चों? मार्केट के द्वारा या डिमांड और सप्लाई के द्वारा, मांग एवं पूर्ति। अभी देखे होंगे कल आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने कुछ प्राइस रखा होगा, तो किस चीज़ को ध्यान में रख करके कि कितना प्राइस रखे कि लोग इजीली बाय कर सकें, तो डिमांड और सप्लाई पर। इनका पर्पज़ क्या होता है, ये हाँ सॉरी, इनको कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट, सरकार। अब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5 रुपए की पर्ची में बात बन जाती है। हरियाणा में शायद वो भी नहीं है,
पर्ची का है कि 5 रुपये ही है? ठीक, यूपी बिहार में भी इतना ही है। तो वो एक है नॉमिनल प्रोसेस कि कोई आए तो पर्ची बनवाने के लिए सीरियस रहे तो कम में 5 रुपये तो ले लो, लेकिन 5 रुपये में कुछ हो सकता है नहीं। तो वहाँ पर्पज़ ये है कि सबको मौका मिले, सबको साथ लेके चल पाए। कौन सी इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट है, मतलब कुछ देश कैपिटलिस्ट अपना रहे हैं, तो क्या पर्पज़ है उनका, क्यों अपना रहे हैं? ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। चलो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। पहला, अच्छे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में है प्राइवेट स्कूल में है? अच्छे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में है। लेकिन हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट में। अच्छे डॉक्टर कहाँ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट में। दोनों में नहीं, जो एग्ज़ाम पास करके आ रहा है तो नो डाउट उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो अच्छे डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम अपना इलाज कहाँ करा रहे हैं? प्राइवेट में। तो सोचने वाली चीज़ है कि टीचर अच्छे हैं गवर्नमेंट में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, डॉक्टर अच्छे हैं गवर्नमेंट में, इलाज हम कराना चाह रहे हैं प्राइवेट में। क्यों? मैनेजमेंट और फैसिलिटी। बच्चा फैसिलिटी से पढ़ता है टीचर से पढ़ता है? टीचर से। डॉक्टर अच्छा रहेगा तो अच्छा इलाज होगा, फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ज़्यादा इलाज होगा। एजुकेशन में प्राइमरी है टीचर, हॉस्पिटल में प्राइमरी है डॉक्टर, बाकी चीज़ें बात की बात। यदि इसका निष्कर्ष बता पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों कोई देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना रहा है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। आउटपुट प्राइवेट ज़्यादा दे पाते हैं, क्यों? यही तो प्रश्न है। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। हम्म। ये अपने दाम खुद तय करते हैं। है, दिल्ली में कर रखा है, बैंड बजा रखी स्कूल वालों की, फीस नहीं बढ़ने दिया 9 साल में एक सिंगल रुपए। पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बनाती है कि स्कूल का सिलेबस क्या होगा, टीचर की एबिलिटी क्या होगी, बस का रूट रूट क्या होगा, बस आपका होगा प्राइवेट का, लेकिन लाइसेंस हम देंगे। हॉस्पिटल प्राइवेट का होगा लेकिन डॉक्टर की एलिजिबिलिटी हम डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जाके चाइना से एमबीबीएस करके आके और हमारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने लगोगे। उसके बाद भी हमने कहा कि आपका एक टेस्ट लेंगे, वो पास करोगे तभी आपको प्रैक्टिस करने देंगे। आपको जानते होंगे बहुत सारे लोग भारत से बाहर जाके एमबीबीएस करके आ रहे हैं, फिर एक परीक्षा पास करना वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो, मान लो एक किसी स्कूल में टीचर की टाइमिंग 8 बजे है, गलती से मैडम 8:20 पे आ गए। प्रिंसिपल मैडम, कल से जब लेट होना ना तो आना मत, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से स्कूल का नाम खराब हो रहा है। सॉरी सर, सॉरी, कोई सॉरी सॉरी नहीं, आज जाके बोलो हाफ डे लगेगा तुम्हारा। कोई बात नहीं सर, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। भाग के क्लास में गई, क्लास लेके आई, प्रिंसिपल मैडम ऐसा करो ना, चाय बना लो, बस पियन नहीं आया, अभी पी लेना, हम भी पी लेंगे। मैडम, माइंड योर लैंग्वेज, मैं चाय बनाने आती हूँ, आई एम टीचर, मैं पढ़ाने आती हूँ। ठीक है मैडम, ऐसा करो, कल से आने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में जाके हिसाब करवा लो। सर क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? ये बताइए ना कितना कप चाय बनाना, 2 या 3? इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है?
कि प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही है कि कंप्लीट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पूरा उपयोग कीजिए। पैसा इतना दीजिए कि कोई और ना दे पाए, लेकिन काम इतना ले लीजिए कि कुछ और ना कर पाए। जैसे आप प्राइवेट स्कूल के टीचर को देखो तो घर में भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, कॉपी चेक कर रही है। इतना खुद के लिए किया होता तो सरकारी मास्टर लग गए होते। लेकिन इस पूरी कहानी से निष्कर्ष क्या है कि प्राइवेट में क्वालिटी आ जाएगी, गुणवत्ता आएगी। प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पे करिए लेकिन काम बहुत ले लीजिए। सुबह जाएंगे तो सलमान खान बने होंगे, शाम तक आते आते राजपाल यादव बना देंगे। मतलब सुबह जाने का तो टाइम है, आने का टाइम नहीं है। यदि आपके घर में कोई एमएनसी कंपनी में काम करता तो देख लीजिएगा उसको, मंडे टू फ्राइडे उसकी लाइफ हेल बना के रखते हैं, सैटरडे संडे वैसे भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि क्वालिटी होगी, और क्वालिटी होगी तो डिमांड होगा, मांग होगी। मांग होगी तो बच्चों सप्लाई होगी, आपूर्ति होगी। आपूर्ति होगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, और लोगों को जॉब मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, लोगों को इनकम मिलेगी, आय मिलेगा। और किसी देश को इनकम ज़्यादा मिलेगा तो देश को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, और किसी देश को टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो उस देश का डेवलपमेंट रेट हाई होगा। यही कारण है कि मोदी जी हर चीज़ में प्राइवेट करना चाहते हैं। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देश प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ पाए प्राइवेट लाने का क्या फ़ायदा है? इसलिए हम और आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं कि निश्चिंत है, वहाँ पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूल में बच्चे को बैठ के पढ़ना होगा, मास्टर अपना बैठ के गाना सुनेगा या सोएगा या कुछ भी कर सकता है, मोबाइल चला सकता है। प्राइवेट में सब ड्रामा नहीं है, प्रिंसिपल बैठ के कैमरा लगा के देख रही है या देख रहा है कि क्या कर रही है क्लास में, पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है, मतलब 50 तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास। तो सबसे प्राइमरी क्या होता है बच्चों, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी। हालांकि पता नहीं क्वालिटी है नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाले भी आकर के सरकारी नौकरी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने लोग पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए हैं? पब्लिक स्कूल से 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सब लोग सरकारी से आए हैं। चलो फिर ठीक है, फिर आप समझ सकते हैं। सब कुछ सरकार के पास हो, सरकारी बैंक, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एयरलाइंस, सब कुछ सरकार के पास, तो उस देश को क्या फायदा होगा? यानी सारा कुछ सरकार का है। हैं? फायदा बताओ। टैक्स कम आए तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है किसी भी देश के लिए। घर में इनकम ज़्यादा आए तो ये अच्छी बात है ना। तो आप देश को टैक्स ही नहीं देना चाह रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, टैक्स तो होना चाहिए। और बताइए, पूरे देश में सब कुछ गवर्नमेंट के पास है तो क्या फ़ायदा होगा? वैकेंसी, कितनी अच्छी बात है। भेदभाव नहीं होगा, सबको मौका मिलेगा, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सबका विकास होगा। यस। हाँ, इक्वलिटी होगी। यस, इक्वल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर ऑल, सब बढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ेगा या सब पढ़ेंगे, किसी का इलाज नहीं होगा या सबका होगा। तो ये एक वर्ड इस पर हावी है, इन सब पर। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं, जहाँ सबके पास सब कुछ हो या किसी के पास कुछ हो? सबके पास सब कुछ हो। क्या सरकारी होना खराब होने की गारंटी है क्या? नहीं, आईआईटी सरकार के पास है, आईआईएम सरकार के पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी सरकार के पास है, प्रतिभा विद्यालय सरकार के पास है, नवोदय सरकार के पास है। तो सरकारी होना खराब होना तो नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि ऊपर कौन बैठा हुआ और वो कितने हद तक एफर्ट कर रहा है। यदि मैं रिलैक्स करने लगूंगा एज ए हेड
तो सभी लोग रिलैक्स करने लगेंगे। हेड लगा रहेगा तो सभी लोग लगे रहेंगे। तो सरकारी होना, बल्कि आप ध्यान से देखो, कॉलेज के लेवल पर प्राइवेट कॉलेजेस फ्लॉप हो गए हैं, सरकारी कॉलेजेस अच्छा कर रहे हैं। स्कूल के लेवल पर प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहे हैं। अब क्यों? यदि आप बता पाओगे तो मजा आएगा। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट में मैं बताऊंगा क्यों। तो साथियों, देश को ये दोगे या दोनों दोगे? दोनों देंगे। तो इसलिए इंडिया ने क्या अपनाया? मिक्स्ड। ताकि यहाँ से टैक्स मिल जाए और यहाँ से गरीब लोगों को लेके चल पाए। क्योंकि मान लो मैं कहूँ कि मैं सबका भला करना चाहता हूँ एज ए सरकार, तो जब मेरे पास कुछ आएगा तभी तो कर पाऊंगा। तो इसलिए सिर्फ सोशलिस्ट करेंगे तब भी दिक्कत है। तो दोनों लाइए, यहाँ से टैक्स लाइए, इनकम लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। तो दो पॉइंट सिखा दिया मैंने। मिक्स का मतलब क्या है और हम मिक्स क्यों बने थे। दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार लिखो यहाँ तक। अभी ये नहीं बताया कब बने थे। आप में से कोई चाहे तो बता सकता है भारत मिक्स कब बना था। 81 से पहले 91 से पहले क्या थे? सोशलिस्ट थे। प्राइवेट कंपनियां थी नहीं। ऐसे मत बोलो यार, प्राइवेट भी थी। कुछ असाइनमेंट मिले आपको पॉलिटी के? मिल गए, ठीक। एमसीक्यू मिले होंगे तो उसको करना है। कहीं कन्फ्यूजन हो पूछना है, कोई कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट हो तो पूछना है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे जीएस में शुरू करेंगे। हाँ हाँ, ऑफिस से मिलेगा। एक काम और शुरू करें आपके बैच से। 3 टीचर डाल रहे हैं आपके इंग्लिश में, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का भी डाल रहे हैं, और मैथ में भी एक प्रैक्टिस के लिए टीचर भेजूंगा। चैप्टर खत्म, तीसरा चैप्टर प्रैक्टिस के लिए टीचर। थोड़ा सा टाइम आपको 1 आध महीना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप तैयार अच्छे होंगे। मतलब मैं मेरी तरफ से जहाँ से सहयोग कर सकता हूँ कर रहा हूँ। करना अल्टीमेटली आपको ही होगा। सबको मिल गया पॉलिटी का क्वेश्चन? कितने लोग को नहीं मिला? तो ये क्यों? लेते हो भाई 20-25 कॉपी और। अच्छा, हाँ, प्रिंटर का कुछ सामान मैं लेके आया हूँ गाड़ी में, ठीक है। वो सामान भी आ गया है कुछ, लगवा के करवाओ। लिख दिए यहाँ तक? देखो, आजकल सीजीएल का पेपर चल रहा है ना, यूट्यूब पे चल रहा है कि इतना टफ आ रहा है, इतना टफ आ रहा है। अपने बच्चे बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो हम मोर देन 90% रिजल्ट ले जाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा 90% की नहीं है, मेरी 100% की है। हाँ बच्चे, पॉजिटिव लाभ, सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऑनलाइन वालों को भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई।
पैसे तो आपने भी दिए हैं, भले 300 रुपये दिए। ऑनलाइन कितने का? 300 का आता है? 400? आप लोग के लिए 400 हो गए, इनके लिए तो 1000-2000 का हो। पता नहीं, दायां आँख फड़कना ठीक है गलत है? ये राइट। पिछले 3-4 दिन से लगातार फड़क रहा है यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आँख पे? अच्छा रिजल्ट आएगा? तो इस हिसाब से तो 25 तक तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। 25 तक पेपर है। लेकिन चलो इस कीमत पे आता हो तो मैं तो तैयार हूँ। बच्चों ने खैर मेहनत भी बहुत किया था, 1 साल 1.5 साल से वेट कर रहे थे वो। कैसे? कैसे? अरे राजकुमार, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे? तरीका बताओ। तुम सरकारी ऑफिसर देश के लिए लगने जा रहे हो, अपने परिवार के लिए? बस। जब तुम इतना पढ़ लिख करके, तुम्हारी सोच है कि मैं 5 बजे के बाद ऑफिस में नहीं रुकूंगा, मैं आराम से आऊँगा, मेरा ऑफिसर मुझे उल्टा नहीं बोल सकता, शाम को कुछ एक्स्ट्रा लेके जाऊँ तो खुशी की बात है। तो जब, अरे राजकुमार, कोई काम नहीं करना चाहता है ऊपर से नीचे तक, सब अपने बारे में सोचते हैं। कोई देश परिवार पहले आता है, पार्टी दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे कुछ बच गया इन दोनों से तो देश आता है। तुम जो सोच रहे हो वो इल्यूजन है कि सभी लोग अच्छे होंगे, सभी चीज़ें अच्छी होंगी, सबका विकास होगा, सब आगे बढ़ेंगे, सबका साथ कह के और अपना विकास छिपा दिया। हाँ, आप जो कह रहे हो वो सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है, मेरा भी यही सोच है कि हाँ सब कुछ सरकार का होना चाहिए। लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल यही होता तो रसिया यूएसएसआर डिसॉल्व क्यों होता? 1991 में सक्सेस हो जाता। सभी संस्थाएं, सभी देश प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कैपिटलिस्ट सक्सेस हो रहा है। इतना लॉजिक नहीं, सिंपल लॉजिक समझो। प्राइवेट संस्थाओं का उत्पन्न होना ये साबित करता है कि सरकारी संस्थाओं ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। किसी को शौक नहीं लगाया कि 4 लाख 5 लाख रुपए दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया जाके। किसी को शौक नहीं लगाया कि 2 लाख 2.5 लाख दे के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। जब सरकार ने बिजली नहीं दी तो मैंने अपने जनरेटर इन्वर्टर लगा लिया। जब सरकारों ने पुलिस नहीं दिया तो मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए। जब सरकारों ने पानी अच्छे से नहीं सुविधा उपलब्ध कराया तो हमने अपने आरओ खरीद करके अपने लिए सुरक्षित कर लिया। ये सारी जिम्मेदारी तो सरकारों की थी। सरकार का मतलब सिर्फ टैक्स लेना थोड़ी ना था, सरकार का मतलब बेसिक सुविधा भी उपलब्ध कराना था। अब सरकारों ने कहा कि नहीं, वी आर ओनली कंट्रोलर नॉट प्रोड्यूसर, हम सिर्फ नियंत्रण करेंगे, अब हमारा प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे हर जगह से प्राइवेट बिजली कंपनियां तक प्राइवेट को दे दी गई। आने वाले समय में जल बोर्ड प्राइवेट को हो जाएगा। हर वो चीज़ जहाँ जहाँ सरकार पे लाइबिलिटी बन सकती है। टैक्सेशन सिस्टम प्राइवेट हो गया कई देशों में, पुलिस कई देशों में प्राइवेट हो गई। यूरोप के कई देशों में आर्मी प्राइवेट है, वो अपने नागरिकों को सेना में नहीं रखते हैं, विदेश से नागरिक लाते हैं। क्यों? हमारा नागरिक क्यों मरेगा? हम सोएंगे, जैसे मान लो हम पूरी रात जग रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसके लिए गार्ड किसी को गेट पे बैठाया गया है। तो मैं या आप अपने घर के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं बैठा दे रहे हैं? हम ही तो सो रहे हैं। नहीं, हमने कहा कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे देंगे लेकिन हम सुकून से सोएंगे। तो तीसरे पर्सन को हायर कर लिया। तो बहुत सारे देशों में सैनिक अपने नहीं रखते हैं, वो छोटे वाले सैनिक ऊपर वालों पे अपने रहते हैं, ऑफिसर के लेवल पे, ताकि लड़ाई भी हो तो हम ना मरे। रसिया क्या कर रहा है? उसके एक भी सैनिक मरे क्या? सारे ये इंडिया पाकिस्तान
गरीब देशों से, अफ्रीका के लोगों को सैनिक बना रखा है, लड़ रहा है कि लो मारो यूक्रेन को। तो भय सैनिक हो तो लड़ना तो पड़ेगा, भाग नहीं सकते, पीछे से मार देंगे। तो जो आप कह रहे हो वो अच्छी सोच है, प्रैक्टिकल सोच नहीं है। हैं? सभी देश थ्योरेटिकली या तो कैपिटलिस्ट हैं या तो सोशलिस्ट हैं। कोई देश ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है ना ही पूरी तरीके से सोशलिस्ट है। सब लगभग मिक्सअप की तरफ चलते हैं। जैसे 1991 से पहले भी इंडिया मिक्स था, लेकिन ज़्यादा झुकाव सरकारी संस्थाओं की तरफ था। 1991 के बाद भी भारत मिक्स्ड है, लेकिन ज़्यादा झुकाव अब किसकी तरफ? प्राइवेट की तरफ हो गया। तो सऊदी अरब में सुल्तान सब कुछ प्राइवेट के द्वारा ही संचालित कर रहे हैं। दुबई जैसे देश टैक्स ही नहीं ले रहे हैं, कहा इतना सुंदर बना दो कि लोग विजिट करने के लिए आए, उनसे टैक्स ले लो, वीज़ा का चार्ज ले लो, अपने नागरिकों को टैक्स फ्री रखो। क्यों जरूरत है टैक्स लेने का? टैक्स लेने का पर्पज़ ये ना कि रोड मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए। तो वो पैसा टूरिस्ट से आ जा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स लेने का। आप क्यों कमा रहे हो? ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाओ। इसके अलावा कोई शौक नहीं है। अब सबको पता है कि 50 60 100 साल में निकल जाना है, तो किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी के आगे डिपेंड ना होना पड़े, इसलिए हम सब ने कहा कि जो जिसमें कैपेबल है वो उस तरीके से करके अपने जीवन को सम्मानपूर्वक व्यतीत कर लेगा। कुछ एक्स्ट्रा कमाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को भी सम्मानित रख के चला जाएगा। तो मोटा मोटी समझ गए होगे भाई। लेकिन ये अच्छी बात है, अपना दिमाग भी लगाना है कि और क्या हो सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये भी पॉइंट सही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया। सोशलिस्ट की क्या अच्छाई नहीं है? तो जो सोशलिस्ट की अच्छाई नहीं है वो कैपिटलिस्ट की अच्छाई है, जो कैपिटलिस्ट की अच्छाई नहीं है वो सोशलिस्ट की अच्छाई है। कैपिटलिस्ट में होता क्या है? कैपिटलिस्ट किसको, इसमें से किसको मार्केट इकोनॉमी कहेंगे? कैपिटलिस्ट को। इसमें से किसको कंट्रोल इकोनॉमी कहेंगे? सोशलिस्ट को। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन देते रहेंगे, जैसे हमने पढ़ाया था तब और क्वेश्चन दिया होगा तब। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो उसमें जो फैक्ट वाले हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाला हो आपको हमसे पूछना चाहिए और उसको संभाल के रखना है। जितने उस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हो सब हम एक जगह देते जा रहे हैं आपको। किसने किसने कर लिया उस सीट को? देखो, 40% लोगों ने भी नहीं किया। यही यही यही, मैं चाहे साला कुछ भी कर लूँ, 100% नहीं आएगा। आप एक ही तरीका है कि मैं बाहर किसी को रखूँ, पूछ करके आया, बोला हाँ पूछ ना, बोला मार, फिर भगा बाहर कि जब तक पढ़ के नहीं आएगा तब तक अंदर नहीं आएगा। ये करना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, अगली क्लास से कर देंगे। अभी तो आज किसी किसी ने हाथ उठाया है कि नहीं मिला है। अगली क्लास से सीट लेके आऊंगा, बोलूंगा बता 17 नंबर क्वेश्चन। आंसर के नीचे तो नहीं है ना? जस्ट नीचे है, पीछे है? कोई बात नहीं, उसके पास सीट थोड़ी ना रहेगी, क्वेश्चन मैं बोलूंगा। अब साथियों हेडिंग डालो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, औद्योगिक नीति 1948, ताकि हम सिखा पाए भारत मिक्स कब बना था। ऑनलाइन कोर्स करके सिलेक्शन बैच में जा सकते हैं। सिलेक्शन बैच में कोई भी जा सकता है टेस्ट में नंबर अच्छा करके। तो कब आया था बच्चों? तो लिखें, दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन 6 अप्रैल 1948 बाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
इस नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई। 6 अप्रैल 1948 को की गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। This policy was announced on 6 April 1948 by डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है भाइयों? बीजेपी के संस्थापक। चलो इस बच्चे ने जो कहा उसको ठीक कर लेते हैं। जनसंघ के संस्थापक हैं और ऐसा मानते हैं कि जनसंघ से ही बीजेपी बनी थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि देश के पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख लेंगे, देश के पहले औद्योगिक मंत्री, फर्स्ट इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के पहले औद्योगिक मंत्री। आपको पता हो देश में रिजाइन करने वाला पहला मंत्री भी यही है। आपने सुना होगा आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। 370 में हमने जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट दिए थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया कि ये गलत है, इस तरीके के राइट देना उचित नहीं है। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, देश की ज़रूरत ऐसी है कि हमें देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ, और इसी बात पे नाराज़ होकर इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर जा कर के वहाँ हड़ताल भी किया, स्ट्राइक भी किया, और फिर इनको जेल में डाल दिया नेहरू जी ने पकड़ के, और जेल में इनकी डेथ भी हो गई। तो ऐसा आरोप है कि नेहरू जी ने जानबूझ के इनको मरवाया था क्योंकि वो इनका विरोध कर रहे थे। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे ज़रूर मतलब है कि देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसने घोषित की, तो वो हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब बच्चों इस पॉलिसी में क्या हुआ, तो पहला पॉइंट, इंडिया अनाउंस्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने स्वयं को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। अनाउंस्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, भारत मिक्स्ड कब बना था? तो कब बना था बच्चों? 6 अप्रैल 1948 को। तो तीन बातें हमने पूछी थी, मिक्स का मतलब क्या है ये बता दिया, दूसरा हमने बोला था मिक्स क्यों बने थे ये हमने बता दिया, मिक्स कब बने थे ये भी हमने बता दिया। इसी में एक और अनाउंसमेंट हुआ, तो लिखो, इंडिया ऑल्सो अनाउंस्ड, भारत ने स्वयं को ऑल्सो अनाउंस्ड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, स्वयं को बंद अर्थव्यवस्था भी घोषित किया, बंद अर्थव्यवस्था भी घोषित किया, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था भी घोषित किया। अब एमटीएस में पूछा अभी 23 वाले में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोज इकोनॉमी? तो लिखो, क्लोज इकोनॉमी मीन्स, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, आयात निर्यात का न होना, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, आयात निर्यात का न होना, ना ही आयात करेंगे और ना ही निर्यात करेंगे। यदि ऐसा है तो हम क्या हैं? क्लोज इकोनॉमी। ऐसा क्यों? तो मेरे बच्चों आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत साल पहले हमारे देश में कोई व्यापार करने आया था, और पता नहीं कैसे क्या किया कि हमें हमारे ही देश में गुलाम बना दिया। मतलब कुछ ऐसा कि मान लो कि किराएदार मकान मालिक बन जाए, मकान मालिक किराएदार बन जाए, तो जो मकान मालिक रहा है उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी किराएदार रखेंगे? नहीं।
वो चाहे कुछ भी हो जाए किराएदार नहीं रखेंगे। तो सोच के देखो, जब आप किसी को अपने वहां नहीं आने दोगे तो कोई आपको अपने वहां आने देगा? नहीं। तो रियल में तो होता है नो इम्पोर्ट, लेकिन उसका रिजल्ट हो जाता है नो एक्सपोर्ट। आप किसी की शादी में नहीं जा रहे हो, किसी के बर्थडे में नहीं जा रहे हो, तो आपके शादी बर्थडे में कोई आएगा? नहीं। तो वही गेम है कि भारत ने अपने आप को काट लिया बाकी देशों से। दूसरा, यदि सब कुछ विदेशों से मंगाते रहते तो क्या अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाते? देखो, मान लो एज ए मैथ का टीचर मैं लाइन से सारे क्वेश्चन करवा दूं, तो तुम खुद कभी मैथ सीख पाओगे? नहीं। मुझे दो चार बता के, दो दस तुमसे प्रैक्टिस, फिर एक दो बता के, फिर पांच तुमसे प्रैक्टिस, तब जाके तुम सीख पाओगे। तो यदि मान लो सब कुछ हम मंगाते ही रहें तो हम अपनी इंडस्ट्री बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने यही सोचा कि हमारा पास्ट का इस सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं रहा, बुलाते हैं हमें गुलाम बना देता है, और दूसरा फ्यूचर के लिए भी हम कोशिश करें अपने देश में बनाने के लिए। अब कर पाए नहीं कर पाए वो अभी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, लेकिन कोशिश यही था कि हम सब खुद अपने लिए बनाएंगे। तो मित्रों, दो अनाउंसमेंट याद रहेगा। सीपीओ का क्वेश्चन है इस बार का कि भारत ने अपने आप को मिक्स कब घोषित किया था, एक शिफ्ट में डेट के साथ आया था। दूसरे शिफ्ट में किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तीसरे शिफ्ट में अगला लिखो, दिस पॉलिसी इज नोन एज, इस नीति को, दिस पॉलिसी इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस नीति को भारतीय औद्योगिक नीति का, भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कहते हैं। भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो चारों क्वेश्चन रेडी। किस डेट को, किसके द्वारा, क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ और किस नाम से जाना जाता है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, पहले ये सब क्वेश्चन नहीं आता था, पिछले 2-3 सालों में पता नहीं क्या हुआ, मेरी कॉपी देखोगे तो वहीं से क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ाए। मतलब क्या है, अब ये यूपीएससी वाले पैटर्न को धीरे धीरे फॉलो करना चाहते हैं। तो यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बनाती है? एनसीईआरटी से। तो टीसीएस ने धीरे धीरे एनसीईआरटी को ही बेस बनाना शुरू कर दिया। तो आपसे एनसीईआरटी कहेंगे पढ़ने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसका दूसरा तरीका वही कर रहे हैं, एमसीक्यू करवा रहे हैं अब आपसे। तो उसको बड़ी सीरियस लेना है बच्चों। अभी भी मिलोगे जो बच्चे पुराने एसएससी की सीजीएल की तैयारी करते हैं, उनमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जीएस। लेकिन नया जो पैटर्न आया है उसमें आपको एक चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक जीएस को सब्जेक्ट नहीं मानोगे सिलेक्शन नहीं होगा। हुआ ये था कि पिछले लगभग 14 सालों से, 13 और 22, 9 सालों से मैथ और इंग्लिश को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया एसएससी ने। 700 में 600 तो मैथ इंग्लिश का ही होता था, जीएस का सिर्फ 50 नंबर का होता था। तो हम लोग भी कहते थे कि ठीक है यार, जीएस नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो धीरे धीरे हमने एक दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को क्या कहना शुरू किया? नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन सीजीएल 22 में पैटर्न चेंज हो गया। अब 390 में जीएस 75 नंबर का है, तो परसेंटेज बढ़ गया। 700 में 50 और 390 में 75। तो इसलिए अभी आपके दिमाग में डालने में मुझे 1-2 साल लग गया कि जीएस भी जरूरी है। सिलेक्शन बैच में हम पूरा फोकस जीएस पे करवाते थे। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना फाउंडेशन से ही लेके चले। तो आप पहले बैच हैं जहाँ से हम एमसीक्यू देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टाइम है इस बार। हो सकता है 4 महीने बाद जो बैच आए उसको हम ये सुविधा ना दे पाए, क्योंकि उस समय क्या, आप भी प्रेशर डालते हैं कि सर जल्दी बैच खत्म कराइए, एग्जाम है, ये है, वो है। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे साथ के साथ। ये मतलब जो हाथ उठाएं तो सबका ही उठना चाहिए। जब मैं पूछूं कौन है जो पूरा पढ़ के आया, तो सारे कहें कि जी मैं हूँ, पूछो। पूछूंगा मैं उसी में से। और करना कुछ नहीं है, क्लास से आने से पहले 10 पेज लेके आना है,
10 मिनट रिवाइज कर लेना है। वो जो दोस्तों से गप मार रहे हो उससे अच्छा क्वेश्चन का गप मार लो कि बताइए 16 नंबर। बस धीरे धीरे आपके कैरेक्टर में आ जाएगा। हेडिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 1956 की औद्योगिक नीति। अगला हेडिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति 1956, 1956 की औद्योगिक नीति। ये क्या है? वो 6 अप्रैल को अनाउंस किए थे, ये 30 अप्रैल को अनाउंस करेंगे। तो लिखो दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड 30 अप्रैल 1956। इस नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। 30 अप्रैल 1956। अब जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन किया तो पद कौन ले लेगा? सबसे महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अब सबसे ज्यादा महान कौन है? जीके का एक फैक्ट जान लो, सबसे ज्यादा बुक किसने लिखी है? किस प्रधानमंत्री ने? नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी ने। पहले ये रिकॉर्ड नेहरू जी के पास था। हालांकि नेहरू जी 13 साल पीएम रहे थे, तो मोदी जी भी 10 साल 11 साल में हैं, लेकिन उनसे बुक ज़्यादा लिख दी है। पता नहीं टाइम कब मिल जाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमें साल अपना नोट्स देखने का टाइम नहीं मिलता है, और देश चला ले रहे हैं, बुक भी लिख दे रहे हैं। लेकिन वो बताते हैं 4 ही घंटे सोते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी नेहरू जी भी यही कि तुम नहीं रहोगे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा औद्योगिक मंत्रालय। तो लिख लोगे बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित की गई। दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 30 अप्रैल 1956। 30 अप्रैल 1956 को घोषित किया गया। हमने बुक का लिस्ट दिया है मोदी जी का, अपना जो स्टैटिक वाला बुक है उसमें है, नेहरू जी का भी दिया है। हर महीने एक आध बुक लिख देते हैं मोदी जी। तुमको पता है ना कैसे लिखते हैं? हाँ, ये लिख देंगे और मैं कहूँगा ठीक है मेरा नाम डाल दो, पैसा तुम ले लेना लेकिन नाम मेरा डाल दो। तो इनको भी फायदा हो रहा है, पैसा इनको आ रहा है। अब मेरा तो, मुझे तो पैसे की जरूरत है नहीं, मेरा तो कोई बीवी बच्चा है नहीं। ऐसा ही चल रहा है। अब भाइयों, इस पॉलिसी को किस नाम से जानते हैं? तो लिखे दिस पॉलिसी वाज, या दिस पॉलिसी इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस नीति को भारतीय औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस नीति को भारतीय औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारतीय औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा। अब प्रश्न है मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हम मौलिक अधिकार को कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा वर्ड की हिस्ट्री को देखा जाएगा तो 1217 में ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट, अधिकार पत्र आया था, जिसमें ब्रिटेन के नागरिकों को वहाँ के महारानी ने सिविल राइट दे दिए, यानी बहुत सारे अधिकार दे दिए। तो ये तो वर्ड का मीनिंग है कि अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा का। लेकिन सामान्य बोलचाल में मैग्ना कार्टा का मतलब होता है माइल स्टोन, मील का पत्थर, एक वो पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट हो।
जैसे आप सब बच्चों के लिए आप आए, पढ़े, पढ़ के ऑफिसर बन जाए, तो गुरुकुल आने का रुकने का डिसीजन आपका मैग्ना कार्टा डिसीजन होगा। कई बार उल्टा भी होता, आप आए 2-4 दिन रुके, 17,500 दिए और चले गए। तो मुझे लगता है किसान परिवार के लिए 17,500 एक बड़ी बात है। तो उस परिवार के लिए भी वो मैग्ना कार्टा हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब घर वाले के अब इसको नहीं दूंगा पैसा। तो मैग्ना कार्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मान लो आप बाहर गए पढ़ने के लिए और कोई और आया पढ़ने के लिए, आप दोनों को लगाव हो गया, कुछ दिन बाद आप घर जाके पापा मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं किसी को लेके आया हूँ, आपके पैसे बर्बाद नहीं हुए। तो वो भी एक मैग्ना कार्टा डिसीजन है, लेकिन ये क्या पॉजिटिव सेंस में है क्या? नहीं, वो निगेटिव सेंस में। तो लिखो मैग्ना कार्टा मीन्स, मैग्ना कार्टा का अर्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण कारक। यानी कुछ ना कुछ इसमें बड़ा हुआ था, तो वो सीखते हैं क्या बड़ा हुआ था। हेडिंग नहीं, पॉइंट। मैग्ना कार्टा का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। है राजकुमार? माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? रास्ते पे जा रहे हो, चोट लग गया, खून निकल गया, तो क्या हुआ? कहीं कोई पत्थर पड़ा था, चोट लग गया। चलो कोई बात, माइलस्टोन क्या होता है एग्जैक्ट जान। नेगेटिव सेंस में क्या होता है? चोट लग गया तो नेगेटिव हो गया, और रास्ता देखने के लिए यूज किया तो पॉजिटिव हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे आप दिल्ली से आए होगे, तो जहाँ पे अपना मुरथल कैंपस है उसको कहते हैं 51 माइल स्टोन, मतलब दिल्ली से स्टेशन से 51 मील की दूरी पर है वो। जो अपना गर्ल्स कैंपस है वहाँ से वो 47 माइल स्टोन पे है। तो वो NH हाईवे पे भी माइल स्टोन चल रहे हैं। तो जनरली ये 100 तक यूज करते हैं कि 99 माइल स्टोन। कर तो ऊपर भी सकते हैं, लेकिन ईजी हो किसी चीज़ को यूज करने में। तो वहाँ माइल या मिल का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन दिखाने वाला, डिस्टेंस बताने वाला। तो माइल स्टोन का मतलब है कि जिससे हमें डायरेक्ट, पहले गूगल थोड़ी ना था, तो यही डायरेक्शन था कि 51 माइल स्टोन तक पहुंच गया हूं मैं। तो बोला ठीक है 30 माइल स्टोन और पहुंचो। तो वो क्या है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, बेस तैयार कर रहा है, आपको दिशा दे रहा है। तो इसलिए सामान्य बोलचाल में किस चीज़ को कहते हैं, हाँ यार ये बात माइल स्टोन, मील का पत्थर साबित हो गया कि जिसने हमें डायरेक्शन दिखाया। है राजकुमार भाई, समझ गए? ठीक। तो इस 1956 में कुछ बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ वो देखते हैं। तो पहले कॉलम में लिखेंगे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। दूसरे में हम लिखेंगे क्या बच्चों? गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सरकारी उद्योग। दूसरे में लिखेंगे हम बच्चों वो इंडस्ट्री जहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो, इंडस्ट्री, सरकारी और निजी उद्योग। और तीसरे में हम लिखेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री, निजी उद्योग। और अगले में हम लिखेंगे लाइसेंस। बनाओ एक बार यहाँ पे। अब तुम लोग तो एक रूटीन में आ गए होगे, 1 महीना तो लगभग होने वाला है। कितने तारीख होगा? अब अच्छा, अभी 3 ही हफ्ता हुआ है, 24 को आए हो? नहीं नहीं,
24 से हुआ था, ओके। और आज है 10, अभी तो कुछ ही दिन हुए, 15-16 दिन हैं। उसमें दिखता रहता है, चलो अच्छा। लेकिन फिर भी 15-16 दिन में तो आदमी एडजस्ट हो ही जाता है। जिसको नहीं होना है वो तो 6 महीने में भी नहीं हो पाता। तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे पढ़ना है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और पहले अटेम्प्ट में करना है, तो शुरू से दम लगाइए। मैंने 14 महीने 14 घंटे मांगे थे आपसे, तो यदि 14 घंटे कर लेंगे तब 14 महीने में होगा। 14 घंटे से कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, आप जोड़ लीजिएगा। और ऑफिशियली हमने जो टाइम दिया आपको वो 12.5 घंटे का दिया हुआ है, यानी 1.5 घंटे तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए। लिख दिए क्या? इतना लिख दिए क्या? ठीक। दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है फर्म और एक वर्ड होता है इंडस्ट्री, उद्योग। फर्म का मतलब होता है एक कंपनी, और इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स, कंपनियों का समूह। लिखना मत अभी, समझना। मैं कहूँ जेट एयरवेज, तो जेट एयरवेज क्या हो गया? फर्म हो गया। मैं कहूँ एयरलाइंस, तो ये इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। मैं कहूँ वोडाफोन, तो क्या हो गया? फर्म हो गया। मैं कहूँ टेलीकॉम, तो ये इंडस्ट्री हो गया। तो मैंने कहा फर्म का मतलब है एक कंपनी, और इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्मों का समूह। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट का देंगे, टीचर से मत मांगने लगना, टीचर के पास नहीं है, हम लोग देंगे। अगले 1-2, मैंने पहले पॉलिटी को तैयार करवाया है, अगले 1-2 वीक में बाकी भी तैयार करवा देंगे। तो वोडाफोन किसका? फर्म। टेलीकॉम इंडस्ट्री। श्योर 60 फर्म। एजुकेशन इंडस्ट्री। जेट एयरवेज टेलीकॉम, सॉरी एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो हम चाहें तो एक एग्जाम्पल लिख लें, वोडाफोन और टेलीकॉम। आप बताओ रिलायंस क्या होगा? है निकम्मो, फर्म होगा। रिलायंस एक कंपनी है, वो कंपनी कई फील्ड में काम करती है, तो एक कंपनी को हम हमेशा क्या कहेंगे? फर्म। अब वो जिस सेक्टर में काम कर रहे होंगे उस सेक्टर को इंडस्ट्री कहा जाएगा। जब वो टेलीकॉम में काम करेगी टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करेगी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिलायंस, हाउसिंग सेक्टर में काम करेगी तो हाउसिंग इंडस्ट्री में रिलायंस। लेकिन यदि रिलायंस पूछा जाए तो क्या है? फर्म है। वो सामान्य बोलचाल में बोल जरूर देते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन टेक्निकल टर्म में वो गलत है। रिलायंस को हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में फर्म ही बोलेंगे। जैसे आप मेल हैं, विद्यार्थी हैं, हिंदू हैं, तीनों हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो वही वाली बात है। तो अभी इनको सिर्फ स्टूडेंट कहा जाएगा, ना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कहा जाएगा। लेकिन जब ये समाज में निकलेंगे तो हिंदू मुस्लिम के रूप में इनको डिफाइन किया जा सकता है। तो लॉजिकली क्या है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग चीज़ें। तो ये दोनों बात समझ पाए? अब देखो मैं क्या एग्जैक्ट समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्री जहाँ सिर्फ सरकार ने अपनी कंपनी बनाई है, यानी उस सेक्टर में प्राइवेट होगा ही नहीं। वो इंडस्ट्री जहाँ गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। ये डिवीजन पहली बार कब आया? 1956 में। ध्यान से देखो, इंडिया ने 48 में बोल तो दिया कि हम मिक्स्ड हैं, लेकिन ये नहीं बताया किस में प्राइवेट रहेंगे किस में सर गवर्नमेंट रहेंगे। उनको 8 साल लग गए डिसाइड करने में किस में प्राइवेट को रखा जाए किस में गवर्नमेंट को रखा जाए। तो कितने इंडस्ट्री? 17 इंडस्ट्री खुद के पास रख ली, 17 उद्योग।
आपको याद हो बचपन में टेलीकॉम में सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, कौन? या तो बीएसएनएल या तो एमटीएनएल। एमटीएनएल कहाँ पर? महानगरों में। महानगर कौन से? 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और इनके अलावा बाकी शहरों में क्या था? बीएसएनएल हुआ करता था। आपको याद हो एयरलाइंस में सिर्फ सरकारी इंडियन एयरलाइन हुआ करती थी, प्राइवेट था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? प्राइवेट को अलाउ नहीं किया गया था टेलीकॉम में, एयरलाइंस में, सिर्फ सरकार ने अपने पास रखे थे। 12 इंडस्ट्री में क्या किया? कहा आप भी आ जाओ, हम भी आ जाएंगे। आपने देखा बचपन में स्कूल प्राइवेट के पास, गवर्नमेंट के पास, हॉस्पिटल प्राइवेट के पास, गवर्नमेंट के पास। और इसके अलावा कहा 17 और 12 के बाद जो बचता है वो आप रख लो। सच्चाई की बात है कि 17 और 12 के बाद कुछ बचता नहीं है। यानी ध्यान से देखो तो शुरू में हम ज़्यादा फोकस किसकी तरफ रखना चाह रहे हैं? अपने तरफ, क्योंकि हम डरे हुए थे कि कहीं गरीब इग्नोर ना हो जाए। हम डरे हुए थे कि प्राइवेट लोग कब्जा ना कर लें। जैसे आज के डेट में ध्यान से देखो, क्या रिलायंस टाटा को छोड़ करके कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है? नहीं, ये बहुत बड़े हो गए हैं। रिलायंस के पास 100 मीडिया चैनल है। बिहार चुनाव प्रचार में 48 हेलीकॉप्टर उसने बीजेपी को दिया था, और शायद 40 के आसपास कांग्रेस को दिया था, और 30 के आसपास आरजेडी को दिया था। अब कोई भी जीतेगा तो थोड़ा बहुत तो रिलायंस के बारे में सोचेगा, थोड़ा सा नाम मात्र का भी। अभी आप देखा करो मंच पे बैठ के पाकिस्तानियों को गाली देते रहते हैं बीजेपी वाले, ये वो। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो पाकिस्तान का बिजली का पूरा प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप के पास है। तो क्या कभी भी अडानी ग्रुप चाहेगा कि भारत से लड़ाई हो? नहीं। तो वो नहीं चाहेगा तो क्या सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति चाह लेगा क्या? नहीं। बस चुनाव के टाइम पे थोड़ा सा वो भोंक देंगे, थोड़ा सा हम भोंक देंगे, लड़ेंगे नहीं। आगे चल के मैं सिखाऊंगा पॉलिटी में कि कभी भी राहुल गांधी और मोदी जी एक सीट पे नहीं लड़ेंगे, कभी भी ओवैसी और योगी जी एक सीट पे नहीं लड़ेंगे। क्योंकि एक सीट पे लड़ेंगे तो क्या होगा? एक सीट, एक तो नुकसान हो जाएगा, तो यार कोई फायदा तो है नहीं, तुम वहां से भोंको मैं यहाँ से भोंकू। आम जनता मारपीट कर ले रही है बीजेपी कांग्रेसी में, लेकिन ये आराम से कर रहे हैं। हाँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, अरे लड़ो एक साथ आमने सामने, तब तो एक्चुअल में तुम हो। नहीं नहीं, ये गलत बात मत करो, मेरे लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है, तो मुझे वहां सेवा करना है, इसको यहाँ करना है। तो फिर नकली कर क्यों कर रहे हो? तो आज प्राइवेट का इतना ज्यादा कंट्रोल है कि सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। सारा सेंट्रलाइजेशन इनके पास हो गया है। अभी देखेंगे कैसे हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो सरकार से दो गलती हो गई है। अच्छा, लाइसेंस में भी लिख लेते हैं, फॉर ऑल इंडस्ट्री, सभी उद्योगों के लिए। आप कुछ भी करिए, लाइसेंस लेना ही होगा। ये कब की बात चल रही है? 56 की। आज थोड़ा लिबरल है। इसको अभी शुरू नहीं करेंगे आगे का, क्योंकि इसमें लगेगा 30-35 मिनट। तो टॉपिक लिख लेते हैं इस पेज को छोड़ के कि, हाँ, कम से कम 1-1.5 पेज छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि पॉलिटी में तो टॉपिक सब को रिलेटेड होते हैं, तो इसमें टॉपिक नहीं लिखा पाते हैं, इसमें लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहेगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। पहला लिखिए बैंक, दूसरा लिखिए टैक्स, कर, तीसरा लिखिए प्लानिंग, योजना, अगला लिखिए नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगली क्लास स्टैटिक बुक है, स्टैटिक शुरू नहीं हुआ अभी? चलो कोई बात। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन,
बजट, मार्केट, बाजार, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति, कॉस्ट, लागत, रेवेन्यू, आगम, यूटिलिटी, उपयोगिता, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ध्यान रखना बेरोजगारी है नहीं, लेकिन शर्त क्या है, स्किल्ड हो, एटीट्यूड हो। नहीं, जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा, आने वाला यही सबको खाने वाला है। कंपनी को सिर्फ कोडर नहीं चाहिए, डेडिकेटेड कोडर चाहिए, एडजस्टमेंट करने वाला कोडर चाहिए। नहीं तो एआई तो बहुत बढ़िया कोडिंग कर देगा, आप जो कहो वो कर देगा। कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, आप एआई से बनवा लो। हैं? आगम कितने हो गए, 13 हो गए क्या? ठीक है, फिर ये 13 चैप्टर पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स में अच्छा कर लेंगे। हाँ। हैं? डीएसपी, डीपीएसपी, बताया तो है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, आयरिश और आयरलैंड तो एक ही है। ये वे क्वेश्चन है बच्चों जो टीसीएस में आए हुए हैं, मैंने जब से एसएससी में टीसीएस को शामिल किया गया। तो यदि इतना कर लेंगे तो लगभग हम आधा तैयार होंगे। टीसीएस से पहले वाले क्वेश्चन भी करने हैं। यदि मान लो आपको मौका मिले तो आप टीसीएस से पहले वाले क्वेश्चन खुद से कर लेना। नहीं मौका मिलेगा तो सिलेक्शन बैच में तो मैं करवाऊंगा ही। प्रीवियस पे मास्टरी है तो आप एसएससी में रैंक 1 लेके जा सकते हैं हर सब्जेक्ट में। 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, चिल्ला रहे हैं बच्चे कि जीएस पता नहीं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अरे तू पढ़ा है जीएस? हाँ। अरे 2 साल पुराना नहीं होता है, होता ये है 24 चल रहा है तो 23 का जो अवार्ड दिया जाएगा वो 24 में दिया जाएगा। नहीं, लेकिन 23 नवंबर का अवार्ड 24 नवंबर में दिया जाएगा। और अभी क्या चल रहा है, सितंबर। तो अभी नवंबर 22 वाला पूछा जाएगा, तो बोला जाएगा साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 किसको मिला है। तब तुम क्या कहोगे, 2 साल पुराना दिया है। अरे वही लेटेस्ट है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। 23 वाला तो अभी दिया ही नहीं है, वो तो 24 के लास्ट में देंगे। कई बार 24 के लास्ट में देके 25 के शुरू में देंगे। तो तुम ये गेम नहीं समझ रहे हो, तो तुमको आसान है किसी को ब्लेम करना, मतलब पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अरे इससे मतलब नहीं है, इसको पता है इसलिए सिलेक्शन लेगा, तुम पता नहीं करते रहना। वो सिलेक्शन के लिए थोड़ी ना टेस्ट ले रहे हैं, वो रिजेक्शन के लिए ले रहे हैं। उनको तो कारण ढूंढना है किस तरीके से तुम बाहर हो जाओ। तो किसी ने कह दिया 3 साल पुराना करंट है, तो क्या तुम एसएससी पे केस कर दोगे? हमने तो कहीं लिखा ही नहीं करंट नया पूछेंगे। हमने तो लिखा है हिस्ट्री ऑफ करंट, हम करंट का इतिहास पूछ सकते हैं। जैसे पूछा कल वाले पेपर में कि 2001 में लता मंगेशकर को क्या मिला था, तो ये अभी जो मूर्ख बालक होगा कहेगा ऐसे किसको क्या पता होगा किसको क्या मिला था। अरे पागल आदमी, यदि तुमने भारत रत्न का लिस्ट देखा होगा तो 6 महिलाओं में से एक महिला वो भी है, वैसे याद हो जाएगा तुमको। और ये सब टीचर हमें स्टैटिक में कराते हैं, बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको लगेगा ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा कि 2001 में उनको क्या दिया गया, मतलब हम लता मंगेशकर की हिस्ट्री पढ़ें। तो हमें उससे बचना है। 90% की तैयारी
प्रीवियस से पॉसिबल है, लेकिन ये कब, जब साथ के साथ करोगे, नहीं तो धीरे धीरे अभी इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, ध्यान रख लेना। मैं वैसे बता रहा हूँ, परसों कोई बालक बोला पानीपत का ही है कि मेरे चाचा के लड़के ना गन्नौर में रहते हैं, तो बोले कि सिलेक्शन बैच में मत आना। मैं बोला उसके नंबर 100 से कम आ रहे हैं ना? कहाँ, उसके 90 नंबर आ रहे हैं। मैं कहा उसको किसी न किसी को ब्लेम देना है, तो उसने किसको ब्लेम दिया? मुझे दिया। सोच के देखो, यदि तुम 9 महीने 10 महीने रह चुके और तुम्हारे 90 आ रहे हैं, तो तुमको कोई मारने वाला नहीं है। गुनाह है सिलेबस पूरा होने के बाद 120 से कम नंबर आना। तो अब आप भी समझदार हैं कि आप कितने पे चल रहे हैं। तो ये साथ के साथ करिए, अगली क्लास से तो मैं पूछूंगा। और मैं पास वाला जो बैठा हूँ मार, किसी बैच में मारा भी एक ने। हैं? हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आसान है। चलो अभी के लिए इतना ही, और टॉपिक लिख दिए हैं। अभी हम पॉलिटी भले लिखा हो, पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स से अगले कुछ दिन तक। जिस दिन पॉलिटी होगा मैं खुद बता दूंगा कि कॉपी लेके आ जाओ। हाँ राजकुमार, रेवेन्यू के आगे क्या लिखा है? बाकियों का ब्रेक हो गया बच्चों। ये ले लेना भाई जो नहीं लिया है।